जैसे आज की यंग जनरेशन में जो हम माइग्रेन का इशू देख रहे हैं, फटीग देख रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा डाइजेशन, गट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। गट प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारा जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, फटीगनेस आ जाएगा। फटीग होगा तो डिहाइड्रेशन, फटीगनेस की वजह से माइग्रेन डेवलप होगा। तो जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो है विराट कोहली। तो आप हमारे बिगनर्स को कुछ ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करें जिससे हम विराट कोहली जैसी फिटनेस अचीव करने के थोड़े बहुत पास पहुंच जाए। जैसे बोलते हैं सुबह का खाना होता है हमारे मेडिसिन, दोपहर का खाना होता है ताकत, रात का खाना हमारे बोलते हैं ज़रूरत। तो हमें उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी को नीड है। अभी जैसे हम फीमेल्स में देख रहे हैं कि बहुत कॉमन इशू है पीसीओडी और पीसीओएस का, तो इसका रूट कॉज क्या है? ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? मेन कॉज अगर देखा जाए तो फीमेल्स कॉस्मेटिक्स बहुत यूज़ करती हैं। कॉस्मेटिक्स में केमिकल क्या है क्या नहीं है, केमिकल्स आपको इतना हार्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको आपकी बॉडीज़ में हार्मोनल डिसबैलेंस कितना कर रहे हैं। ओके, तो अगर किसी की आई साइट वीक है, जैसे चश्मा लग गया है, तो ये चश्मा भी हट जाएगा क्या है कि प्रेशर? मेरा चश्मा मैंने हटा लिया विद इन 1 मंथ। हनी और गर्म पानी का जो मिक्सचर है वो अच्छा नहीं है। तो पर मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है कि जब वो उन पतले होने के लिए जो चीज़ें ले रहे होते हैं, होम रेमेडीज, तो उसमें वो गर्म पानी में हनी मिलाकर भी लेते हैं, तो वो नहीं है सही, उनको नहीं लेना चाहिए। आप गर्म पानी करते टाइम हनी डाल रहे हैं, ये पॉइजनस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रश पॉडकास्ट पर और मैं हूं आपकी होस्ट इशिका। आज हम बात करेंगे नेचुरल हीलिंग, योगा और कुछ ऐसी सिंपल हैबिट्स के बारे में जिसको फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट है आशी अग्रवाल जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैम, एक बार आप अपना छोटा सा इंट्रो देंगे हमारे व्यूअर्स को, जिससे वो जान सके कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। हाँ जी, देखो हम अभी नेचुरोपैथी और योगा दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, साथ के साथ में मेरा सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी कंप्लीट है और 200 आवर्स YTTC योगा कोर्स भी कंप्लीट कर रखा है मैंने फ्रॉम ऋषिकेश। सो आई एम बेसिकली योगा थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया मतलब इस प्रोफेशन में? 4 to 5 years कंप्लीटेड है। ओके, तो जैसे हम सुनते हैं कि अभी तक जो मैंने सुना था होम्योपैथी के बारे में, तो जो ये नेचुरोपैथी है, ये होम्योपैथी, ये सारी जो पैथीज होती हैं आपस में अलग अलग होती हैं या फिर सेम है कुछ? देखिए, नेचुरोपैथी मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, हाँ जी। बट नेचुरोपैथी इज़ यूनिक मेरे लिए बिकॉज और वैसे भी यूनिक इसलिए क्योंकि ये रूट कॉज पे वर्क करती है। जैसे इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो हमारी बॉडी खुद ही हील करती है। हमें मेडिसिन या कुछ भी चीज़ देके सप्रेस नहीं करना, हमें उसी की वाइटलिटी, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, इनोवेशन, इन सबको हमें इंक्रीज करना है। तो हमारी नेचुरोपैथी सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जीज पे वर्क करती है, हमारी रूट कॉज पे वर्क करती है, जिससे कि हमारी वाइटलिटी इंक्रीज हो सके। और अगर वाइटलिटी की इंप्रूव हो जाएंगी तो हमारे डिजीज़ का तो कोई चांस ही नहीं है। राइट। तो अभी जैसे हमारा जो डेली रूटीन रहता है, इसमें हम कुछ कुछ छोटी बहुत ऐसी मिस्टेक्स करते होंगे जो जिससे हम अपने अंदर बीमारियों को बिल्ड कर रहे हैं, उसका बेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो क्या है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। देखो, हमारी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी है। अभी देखे तो पहले के टाइम पे लोगों को देखो, वो नेचर्स लॉ को फॉलो करते थे। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और टाइम से सो जाना। तो अभी के टाइम पे एक तो स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और रात के 3-3 बजे तक लोग बाग जगे हुए हैं, ओवरनाइट फ़ोन फ़ोन फ़ोन, साथ के साथ में उनका खाना भी लेट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव फायर को, हमारी सब चीज़ों को डिसबैलेंस कर देती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ हमारी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। अगर यही हमने ठीक कर ली तो डिजीज़ के चांसेस ही नहीं है। तो मतलब जो हमारा स्क्रीन टाइम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डायबिटीज, बीपी या हार्ट जैसे इश्यूज से हो सकता है? देखो, स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा, अगर हम स्क्रीन टाइम पे लगे रहेंगे तो हमारा स्लीप हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है, वो उसका बनना बंद हो जाता है। तो स्लीप साइकिल हमारी पूरी बिगड़ जाती है, हमारी बॉडी में फटीगनेस आने लग जाता है, बीपी ऊपर नीचे होने लग जाता है। साथ के साथ में स्ट्रेस आ जाता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हमारे गलत खाने पीने की वजह से, जैसे आपने डेली रूटीन का बोला, हमने गलत खाना पीना खाया तो प्रिजर्वेटिव्स, ऑयली फूड्स, ये सब की वजह से हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गई। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर हम हमारी डेली रूटीन को ही ठीक कर देंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, स्क्रीन टाइम का आप ये भी ले सकते हैं 20-20-20 रूल का भी ले सकते हैं। जैसे 20 मिनट्स आपने यूज़ किया फ़ोन, फिर ब्रेक लिया आपने 20 मिनट्स का, 20 सेकेंड्स का,
ठीक है, और 20 सेंटीमीटर भी यूज़ करोगे। अगर आप ये चीज़ भी फॉलो करते हो तो आपका प्रिकॉशंस है कि आपको ये स्लीप साइकिल आपका बिगड़ेगा नहीं, साथ के साथ में आई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ही फॉलो करनी पड़ेंगी। तो Okay. बेसिकली स्क्रीन टाइम और ये सब चीज़ें हमारे डायबिटीज़ इन सब का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल क्या करता है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारी इंसुलिन को, ग्लूकोज को ये काम करना बंद कर देता है। इंसुलिन हमारा बॉडी का जो बनाता है वो काम करना बंद कर देता है। जैसे आज की यंग जनरेशन में जो हम माइग्रेन का इशू देख रहे हैं, फटीग देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें का जो कॉमन कॉज है वो हमारा लाइफस्टाइल है। स्ट्रेस बढ़ेगा हम्म। तो हमारा डाइजेशन, गट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। गट हमारी सेकंड ब्रेन बोलते हैं गट को। तो अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो गट प्रॉब्लम्स हो रही है मेनली। राइट। गट प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारा जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, फटीगनेस आ जाएगा। फटीग होगा तो डिहाइड्रेशन, फटीगनेस की वजह से माइग्रेन डेवलप होगा। तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक है। ओके, मतलब पर अभी जैसे हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल ऐसा हो ही गया है, अगर कोई ना भी चाहे, जैसे कोई नाइट शिफ्ट करता है तो उसको जागना ही पड़ेगा। अगर कोई घर से दूर रहता है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो बाहर का ही खाना पड़ेगा अगर उसको खुद बनाना नहीं आता है। तो अगर हमारी यही लाइफस्टाइल है तो इससे नेचुरोपैथी से हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी लाइफस्टाइल को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, इसमें कुछ बेटर करने के लिए? आप अपने अकॉर्डिंग दिनचर्या को देखो, आप उसी के अकॉर्डिंग फिर खाना खाओ। देखो प्रिकॉशंस तो आपको खुद को लेने पड़ेंगे। खाना आप बाहर का खा रहे हो तो आप सिलेक्शन देखो, आप क्या चूज़ कर रहे हो खाने में। आप फास्ट फूड ले रहे हो, क्या ले रहे हो। अगर आप ओवर सिटिंग हो रहा है, जैसे कि आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा सिटिंग है, स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, वॉकिंग कर लो, बैकवर्ड बेंडिंग कर लो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस कर लो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिकवर हो सकती हैं। तो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। तो जो रिमोट जॉब्स हैं या फिर डेस्क जॉब है जिसमें हमें बैठना ही पड़ता है 9 to 5, तो उसके बीच में ही उसी लाइफस्टाइल में कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज जिसको करके थोड़ी हमारी प्रॉब्लम कम हो जाए? कुछ लूजनिंग्स कर सकते हैं बैकवर्ड्स, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बैक का प्रॉब्लम ठीक होगा। हम लगातार बैठे तो हमारे क्या होता है, गट प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हमारा पेट दबा हुआ है, ठीक है। नेक प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल हो सकता है, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है, हम्प आ सकता है, ठीक है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज, आप उठ के डेस्क से उठे, आप थोड़ा बहुत बैकवर्ड बेंडिंग कर लीजिए, आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, नेक रोटेशन स्टार्ट कर दीजिए, अप डाउन मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन कर लीजिए, वेस्ट रोटेशन कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको प्रिकॉशंस है कि आपके बैक पेन नहीं होगा, सर्वाइकल कॉज नहीं होगा, क्योंकि वर्क तो आपको करना ही है। राइट। तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो उसको डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे तो इसके चांसेस हैं कि ये सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाए। तो हेडेक, ब्लोटिंग, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलीफ के लिए कोई आपके पास टिप्स जो हम एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं? हेडेक के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप ये थर्ड आई सेंटर पॉइंट जो होता है, आप इसको प्रेस कर लीजिए, एक एक कॉर्नर्स वाला है, इसको प्रेस कर लीजिए। ब्लोटिंग के लिए होता है SP6, स्प्लीन 6, ये मेरिडियंस है हमारे ना। ये होता है हमारे एंकल के जो इनर लेग है, इसके एंकल के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है वहाँ पे आप प्रेस कर लीजिए। एक ये होता है हमारा हैगू पॉइंट, जो थंब और इंडेक्स फिंगर के जो अपर पार्ट होता है, यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं, ये है गो पॉइंट। और ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आप अपनी नेवल के जस्ट 4 फिंगर अबव एक पॉइंट होता है, वहाँ प्रेस कर लीजिए। नेवल के 1.5 इंच नीचे एक और पॉइंट होता है, वहाँ पे प्रेस कर लीजिए। ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके रिलीज हो सकती है। अब जैसा हमने सुना है कि ऐसे बोलते हैं कि सुबह खाली पेट हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो उससे काफ़ी सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आप कोई ऐसा सजेस्ट करें कि हमें सुबह कौन से, किस तरीके का पानी इनटेक करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? वैसे तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक हमारे पेट में कुछ भी नहीं है, तो जो भी वाटर लेंगे हम डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आप ले सकते हैं वे वाटर। वे वाटर हमारे पाइल्स में, कॉन्स्टिपेशन में, वेट मैनेजमेंट में वे वाटर बेस्ट है। आप बार्ले वाटर ले सकते हैं। बार्ले वाटर तो उसके तो इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे माउथ अल्सर्स के लिए ले सकते हैं, बीपी कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं, जिसका बीपी हाई है, लो है, दोनों ले सकते हैं। और साथ के साथ में डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं, बार्ले वाटर बहुत अच्छा है। त्रिफला वाटर ले सकता है आपके गट क्लींजिंग के लिए। और डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली दाना मेथी का पानी, प्लस में आप सीड्स भी खा सकते हैं। वो पानी थोड़ा सा कड़वा लगता है पर इट्स गुड। और साथ में थायराइड वालों को कोरिएंडर वाटर बेस्ट है, और थायराइड वालों के लिए ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ वाटर्स यही है। और चिया सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये ब्यूटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। चिया सीड्स तो मेनली ब्यूटी के लिए, या इसके और भी कुछ फायदे और हैं? भी है, काफ़ी है।
तो जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो है विराट कोहली। तो आप हमारे बिगनर्स को कुछ ऐसी एक्सरसाइज सजेस्ट करें जिससे हम विराट कोहली जैसे फिटनेस अचीव करने के थोड़े बहुत पास पहुंच जाए। आप लूजनिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, लूजनिंग एक्सरसाइज, और सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार, ये तो सबको ही ऐड करना चाहिए। सूर्य नमस्कार इज़ बेस्ट क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है। सारा आपको सारी मसल्स इसमें कवर हो जाती है। आप हनुमान दंड ऐड कर सकते हैं। हनुमान दंड तो वैसे भी बैक पेन के लिए बोला जाता है। बैक पेन होगा ही नहीं जो अगर हनुमान दंड अगर रोज के 5 राउंड्स भी कर ले तो। साथ में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, होल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आपकी लाइक फिजिक, पोस्चर, मसल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें आपके कुछ फ्यू आसनास, लूजनिंग, सूर्य नमस्कार, हनुमान दंड, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। ओके तो मतलब ये 2-3 चीज़ें अगर हम लोग कर लेंगे तो शायद आप भी विराट कोहली जैसे फिट हो जाए। तो एक मैम चीज़ है कि हमने बहुत सुना है कि फास्टिंग करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से एक कहा जाता है कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग बेस्ट है। तो क्या ये सच में है या ऐसे ही ओवर हाइप्ड है? देखो, फास्टिंग अभी का न्यू ट्रेंड तो है नहीं। हमारे पुराने बड़े बूढ़े लोग भी करते आ रहे हैं। स्पिरिचुअल फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग, पॉलिटिकल फास्टिंग, काफ़ी टाइप्स की फास्टिंग है। हम वाटर फास्टिंग करते हैं, कंप्लीट फास्टिंग भी करते हैं। तो जैसे देखो, हम महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये सब फास्ट करते हैं। और हमारे आसपास देखें तो लेडीज़ मंडे फास्ट, थर्सडे फास्ट, सैटरडे फास्ट करती हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कैसे यूज़फुल है कि देखो, अगर हम लगातार कंटिन्यूसली खाना खाएंगे तो हमारा सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव फायर पे वर्क करेगा। जैसे चरक संहिता है, ये भी हमारी अग्नि के बारे में बताती है। ये अग्नि कैसे, अगर हम कंटिन्यूसली खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। वीक पड़ेगा तो हमारा डाइजेशन बहुत पुअर हो जाएगा। तो आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, जिससे जो गट पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है वो एनर्जी आपकी कहीं और सेव हो। ठीक है, तो जैसे अगर थोड़ा सा लोड कम होगा तो आपकी डाइजेस्टिव फायर्स बहुत फास्ट हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब आप फिर खाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर होगा। पहले आपका पुअर हो चुका था डाइजेशन, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर ही वीक थी। जैसे फीवर है, फीवर के टाइम पे हम बोलते हैं, हमारे दादा भी बोलते थे, मेरे दादा खुद भी बोलते थे कि अब फास्टिंग पे चले जाओ। फास्टिंग पे इसलिए चले जाओ क्योंकि जो एनर्जी आपके खाने पचाने के लिए यूज़ हो रही है वो एनर्जी आपकी बॉडी की हील के लिए यूज़ होगी उस टाइम पे। तो आप धीरे धीरे, अब कंटिन्यूसली फास्ट कर नहीं रहे हैं, अब बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं। 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे मुस्लिम्स में होता है, रोज़े रखते हैं। हमारे जैसे मैंने बताया महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी के फास्ट करते हैं। जैन में 7 बजे से पहले पहले खाना खा के वो फ्री हो जाता है, तो वो इंटरमिटेंट की तरफ आ गया। तो ये फास्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, साथ में एक होता है इसमें बेनिफिट ऑटोफेजी, मतलब कि सेल रिसाइकलिंग के लिए। जो हमारी सेल्स है पुरानी, उसको ब्रेक करके रिमूव करना, ये सब चीज़ों में डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लीवर, किडनी, हमारा जब डाइजेशन पॉज हो जाता है, हम जब खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग पे चले जाते हैं, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, पूरे टॉक्सिन्स रिमूव करता है। एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है आमा। आमा मीन्स टॉक्सिन्स। सबसे बेस्ट रेमेडी है टॉक्सिन्स को रिमूव करने की फास्टिंग, बेस्ट रेमेडी। तो फास्टिंग तो हमारे पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। राइट, तो मतलब कर लेनी चाहिए हमें भी। हाँ। तो मतलब अभी जैसे हफ्ते में फिर एक दिन फास्टिंग का रख ले या महीने में एक दिन, क्या बेस्ट रहेगा? ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वैसे आप हेल्दी है तो आप वीकली फास्टिंग कर सकते हैं। अगर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो ओबीज पेशेंट्स के लिए होती है, वो ओबेसिटी कम करने के लिए होती है। बाकी जो भी फास्टिंग बताते हैं हम, वाटर फास्टिंग, वीक फास्टिंग, जो भी फास्टिंग है, ये सारी फास्टिंग हम पेशेंट की या पर्सन की हेल्थ कंडीशंस को देख के बताते हैं। तो अभी ये फास्टिंग की तो हमने बात करी, लेकिन अब खाने की बात करते हैं। हाँ। तो ओवर ईटिंग और गलत कॉम्बिनेशन के फूड्स खाने से भी क्या कोई बीमारी होती है? हाँ, ओवर ईटिंग, जैसे हमारे अगर योगा की बात करें तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अत्याहार, ज़्यादा ओवर ईटिंग, इसको हमारे बहुत ऑब्स्टिकल बताया गया है। नेचुरोपैथी में भी देखा जाए, किसी में भी देखो, आप किसी भी फील्ड में देखो, पर्सन अगर ओवर ईटिंग कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या फील होगा? आप उठ नहीं पाओगे, थकान फील होगी, पेट में भारी भारी होगा, आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, राइट। इंसुलिन सेंसिटिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटिक पेशेंट हो जाओगे, ओबेसिटी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर अप डाउन्स करेंगे, ठीक है। तो
लाइक ओवर ईटिंग, अभी देखो डाइट जो होती है लोग बाग वैसे ही बहुत कम फॉलो कर पाते हैं। अभी हमारे इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हमारे इनविटेशंस आ जाते हैं, हमारे दोस्त लोग बोल देते हैं आज ये पार्टी आज वो पार्टी, तो कंट्रोल नहीं कर पाते। बट Right. ओवर ईटिंग की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है आगे, आपको उसको रिकवर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं सुबह का खाना होता है हमारे मेडिसिन, ठीक है, दोपहर का खाना होता है ताकत एनर्जी, और रात का खाना हमारे बोलते हैं ज़रूरत। तो हमें उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी को नीड है। इससे ओवर खाने का ना कोई सेंस। हम टेस्ट में खा रहे हैं, सब चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये डिजीज़ कॉज तो करेगा डेफिनेट। डायबिटीज़ हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बात आती है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे अगर आपने ये सुना हो तो मिल्क और फिश, ये बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग सकती है। हनी जो होता है, हनी को गर्म पानी के साथ में या गर्म किसी भी चीज़ के साथ में नहीं लेना चाहिए, ये भी पॉइजनस हो सकता है। साथ में दूध के साथ में कभी भी फ्रूट्स का इंटेक नहीं करना, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है, हमारे कफ प्रकृति को ज़्यादा बढ़ा सकता है। एक होता है रॉन्ग टाइमिंग फूड, रॉन्ग कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया। एक जैसे दही है, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसी को ही अगर आप रात में खाते हो तो ये हमारे कफ दोष को, हमारे पित्त को बहुत बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से हमें शरीर में अकड़न, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें, हमारे बड़े लोग भी मना करते हैं कि दही को रात में नहीं खाना है। तो हमें खाने का दिनचर्या को देखते हुए फॉलो करना है। दिनचर्या कैसे? सुबह का टाइम हमारा होता है पित्त का, दोपहर का टाइम होता है वात का, और नाइट का टाइम होता है कफा का। तो हमें इन्हीं तीनों को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारा खाना भी उसी टाइप से लेना चाहिए। कि तो मतलब आपको सजेस्ट करें कि मॉर्निंग में हमें जैसे फ्रूट्स लेने चाहिए, या फिर हाँ। हम तो जैसे हमारी डेली लाइफ में सुबह उठते हैं और बिस्किट और चाय ली और पहुंच गए ऑफिस, एसिडिटी कॉज करेगा। तो इसी तरह से कौन सी चीज़ें नहीं खानी है और कौन सी खानी है? देखो, रॉन्ग फूड हैबिट्स तो बता ही दी है, ठीक है। मॉर्निंग में आप कुछ भी हैवी ले सकते हो बिकॉज इट्स पित्त टाइम, ठीक है। कफा में जैसे हमें सुबह बोला जाता है कि सुबह के टाइम पे राजाओं की तरह खाना खाना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी खा सकते हैं, हैवी खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत हाई है, आप डाइजेशन अच्छे से कर लोगे इसका, ठीक है। फिर दोपहर के टाइम पे हमें एक मिडिल क्लास की तरह खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमारी एनर्जी की नीड है, वात टाइम है। और कफा के टाइम पे, रात के टाइम पे हमें एकदम गरीबों की तरह खाना खाना चाहिए। आप सोने जा रहे हो, आपका उस टाइम पे डाइजेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जितना ज़्यादा ओवर ले लोगे आपकी डिजीज़ में ही उतना चला जाएगा, क्योंकि आप कितना ओवर ले रहे हो, ठीक है। तो इसको आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आप वात पित्त कफ को देखते हुए आप अपना खाना क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। ओके, मतलब मेरे दादाजी ऐसा बोलते हैं कि सुबह का खाना ऐसे खाओ कि तुम्हें पूरा दिन अब कुछ नहीं मिलना है, तो अच्छे से सुबह खा लो। तो आप समझ में आ रहा है कि वो सब कनेक्ट इस तरह से होता है कि वो बीमारियों से आप बच सके। बिल्कुल। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जैसे एक तो आपने फास्टिंग बताया, तो और भी कुछ तरीके जिससे बॉडी डिटॉक्स हो सके? बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, हाफ एन आवर दे दो, 1 आवर दे दो, 10 मिनट्स दे दो, ठीक है। 5 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लो, 5 मिनट्स प्राणायाम कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ में वाटर इनटेक, वाटर इनटेक आप जितना कर सकते हो उतना करो। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खाओ, खूब खाओ फ्रूट्स। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी जूसेस से ज़्यादा डायरेक्ट फ्रूट्स खाओगे तो बेस्ट है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप स्वीट फ्रूट्स जूसेस लेते हो तो आपको डायबिटीज़ का खतरा होता है उस टाइम पे, तो आपको हमेशा फ्रूट्स खाने का ज़्यादा ट्राई करना चाहिए बजाय जूसेस के। साथ में आप फास्टिंग अपने अकॉर्डिंग फॉलो करो, डिटॉक्सिफिकेशन के इजी तरीके। ओके, अभी आपने जैसे बोला कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, चाहे कितने भी टाइम के लिए करो। और ये आज के टाइम में जैसे अगर हम रात को लेट सो रहे हैं, फिर सुबह उठ के फटाफट से हमें ऑफिस भागना है, तो टाइम नहीं होता है। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो 5 मिनट भी अगर हम कर लें तो धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आप बताया जैसे 2 राउंड सूर्य नमस्कार कर लो। अगर किसी को नी प्रॉब्लम है तो आप चेयर सूर्य नमस्कार कर लो, वरना फास्ट जा रहे हो तो जॉइंट मूवमेंट्स करके चले जाओ। जॉइंट मूवमेंट्स आपको एटलीस्ट ओपन रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे लेथार्जी ऐसा फील नहीं करेंगे, आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो जॉइंट मूवमेंट्स, आपको जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। थोड़ा एक्टिव होंगे काम। योगा बहुत ज़्यादा वर्क करता है सीरियसली। आप जब भी अपने काम में, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आप योगा करना स्टार्ट करो एक बार, आपको अपने आप चेंजेस, अपने जॉब में चेंजेस आने लग जाएंगे आपको, कि आपको उसमें ज़्यादा
आपको प्रोडक्शन आपकी हेल्थ से ज़्यादा आपको उसमें फील होने लगेगा, क्योंकि इट वर्क्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ही, हमारी खुद की गलतियों की वजह से, ये आजकल हम कॉमन प्रॉब्लम देख रहे हैं माइग्रेन की। तो माइग्रेन और इंसोम्निया को ठीक करने के लिए कोई योगा? आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप सोने से पहले फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। 1 घंटे पहले तो आप फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। आपको स्क्रीन टाइम कुछ भी नहीं देखना है आपको। साथ में आप हमिंग बी साउंड, भ्रामरी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको टंग को अपर पैलेट पे टच करना है और इनहेल करके ये वाला साउंड, ये आपको 10 मिनट देने हैं। ये प्राणायाम आपके क्या है, बीटा वेव्स ये जनरेट करता है। बीटा वेव्स की वजह से आपके माइंड को काम करेगा, जो भी आपके स्ट्रेस हो रहा है उसको काम करेगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल को रिलीज करवाएगा, थोड़ा बहुत सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करवाएगा। तो आपकी जो स्लीप साइकिल प्रॉब्लम हो रही है, मेलेटोनिन को ठीक करेगा। तो स्लीप साइकिल जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो चुका है, वो आपको रिलीफ देगा। ओके, और सेम माइग्रेन के लिए भी? जैसे मैंने आपको हेडेक के लिए बताया था, थर्ड आई सेंटर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। एक होता है हमारे बुद्धा ट्राइंगल। बुद्धा ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि एक ये यहाँ पे ये होता है हर्ट 7, ये वाला। एक होता है सेंटर PC6, ठीक है। एक होता है इस साइड लंग 9, ये मेरिडियंस के नेम है। तो ये 3 पॉइंट्स को अगर आप दबाएंगे तो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोम्निया, माइग्रेन, हेडेक सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। आप LI4 मैंने बताया था, LI4 दबा लीजिए। एक होता है हमारे पैरों के बिक्टो और उसके जस्ट बगल की जो मर्जिंग पॉइंट होता है बोन का, उसके जस्ट ऊपर एक और आपको स्पेस दिखेगा, वहाँ पे आप दबा लीजिए। लीवर 3, ये बेस्ट पॉइंट्स है आपके लिए। तो मतलब ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, ये भी ऐसे होता है जैसे कि सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड का ही प्रेस करना है तो होगा, या राइट का? तो या लेफ्ट किसी राइट का भी, कभी भी कोई किसी का भी कर सकते हैं। बट लेफ्ट इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट से। ओके, तो मतलब प्रेफर लेफ्ट करते हैं, बाकी हम दोनों पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैम, जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए कोई आप डाइट सजेस्ट करें? आप बीटरूट लीजिए, जितना हो सकता है उतना बीटरूट लीजिए, अनार लीजिए, गाजर, पालक, आयरन मिलेगा। और व्हीट ग्रास, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ग्रीन ब्लड, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सोर्स है हीमोग्लोबिन के लिए। व्हीट ग्रास लीजिए। टोटली बीटरूट और ये इनका भी आपको जूस नहीं लेना, डायरेक्ट इनटेक करना है आपको। जितना डायरेक्ट इनटेक करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको उसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो अभी जैसे हम फीमेल्स में देख रहे हैं कि बहुत कॉमन इशू है PCOD और PCOS का, तो इसका रूट कॉज क्या है? ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? देखो, हार्मोनल डिसबैलेंस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। लेकिन मेन कॉज अगर देखा जाए तो फीमेल्स कॉस्मेटिक्स बहुत यूज करती हैं। कॉस्मेटिक्स में केमिकल क्या है क्या नहीं है, ओके, आप देख के लेते हैं, लेकिन स्टिल केमिकल्स आपको इतना हार्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको आपकी बॉडीज में हार्मोनल डिसबैलेंस कितना कर रहे हैं। तो PCOD में सबसे बड़ा तो आपको अवॉइड करो जितना हो सकता है कॉस्मेटिक्स, केमिकल कॉस्मेटिक्स। आप रिटर्न टू नेचर, आप नेचर की तरफ आओ। हमारे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ब्यूटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्ने और ब्यूटी के लिए क्या नेचुरोपैथी भी कुछ हेल्प करती है? हाँ, आप नीम पैक लगाइए, डायरेक्ट नीम को पीस करके डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। आप दही बेसन जो हमारे उपटन लगाती हैं मम्मियाँ, तो आप वो यूज़ कीजिए। आप एक्ने के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने है, आप वार्म वाटर एनिमा के लिए भी जा सकते हैं। आप वार्म वाटर एनिमा यूज़ कीजिए, ऑरेंज एप्लीकेशन कीजिए, लेमन एप्लीकेशन कीजिए। आप फ्रूट्स जितना एंटीऑक्सीडेंट रिच, विटामिन C रिच फ्रूट्स ले सकते हैं, आप वो लीजिए। आप नायासिन, विटामिन A लीजिए। साथ में आप जिंक का एक थेरेपेटिक डोज फिक्स कर सकते हैं, 50 ग्राम एवरी डे आप जिंक लीजिए। आप साथ में कोरिएंडर जूस, साथ में उस कोरिएंडर जूस के अंदर ही पिंच ऑफ टर्मरिक आप ऐड कीजिए और इनटेक करो डायरेक्ट। जितना आप खाओगे ना उतना ज़्यादा आपको ग्लो करेगा, क्योंकि एक्ने क्या है, एक तो हार्मोनल वजह से, ठीक है, आपके डैंड्रफ है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, कुछ आपकी बहुत ज़्यादा जब पेट में गर्मी होती है तब आपके एक्ने निकलते हैं। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से। तो पहले आप रीजन जानो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप डाइट लो। और फिर ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है? हाँ। ओके, तो जैसे मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो वो भी इसी में इंक्लूड है? ऑयली स्किन्स के लिए आप मुल्तानी एक्ने के लिए बहुत अच्छा है।
तो मुल्तानी मिट्टी भी अलग अलग तरीके से, जैसे कोई मुल्तानी मिट्टी पानी के साथ यूज करता है, कोई मिल्क के साथ, कोई दही के साथ, तो ये भी सब चीजों के लिए अलग अलग होता है? हाँ, स्किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। किसी किसी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो उसको देख करके दिया जाता है ना, मुल्तानी मिट्टी के साथ में आप रोज वाटर यूज कर रहे हो, आप दही यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो। तो मतलब पुराने टाइम में हमारे जो लोग थे वो सही चीजें, ये ऑलरेडी वो ये सब चीजें यूज कर रहे थे, हमने उसको नया नाम दे दिया है बिल्कुल नेचुरोपैथी का। बिल्कुल। जैसे देखो ना, हमारी बॉडी मिली हुई है किससे बनी हुई है, ये 5 चीजों से मिलके बनी हुई है। एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ ना, इन सब चीजों से मिलके बनी हुई है। तो आपको उन्हीं चीजों को यूज करके आप अगर अपनी, एक हमारे मड थेरेपी बोला जाता है, मड थेरेपी, मड एप्लीकेशन करो फेस पे, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जितना आपके ये आलू रबिंग करते हैं ना और मुल्तानी मिट्टी, इसका बिल्कुल इक्वल इफेक्ट आएगा मड एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल रिटर्न टू नेचर आ जाओ। ये कॉस्मेटिक्स अवॉइड फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन हाँ। सब की। तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, तो इससे रिलीफ के लिए कुछ? देखो, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए वाटर इनटेक का बोलो, वाटरमेलन इनटेक करो, ठीक है। अगर उसको अचानक से बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है तो आप उसकी नेप ऑफ द नेक पे आइस पैक रख दो और हॉट फुट बाथ दे दो, उसका क्विक डाउन आ जाएगा। मतलब बैक पे आइस बैग रखना है? हाँ, और नेप ऑफ द नेक पे, ओके, जस्ट नेक के बैक यहाँ पे आप आइस बैग रख दो और साथ में आप हॉट फुट बाथ दे दो। ओके, बेस्ट है। आपका तुरंत हाई, जितना हाई जा रखा होगा आपका तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। साथ के साथ में आप आंवला वाटर दे दो, आंवला प्लस हनी का मिक्सचर दो, तो आपका ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। साथ में मैंने एक बार्ले वाटर बताया था, बार्ले वाटर बीपी को कंट्रोल करेगा। वो दोनों के लिए, हाई वालों के लिए भी है, लो वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बेस्ट है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए वार्म वाटर एनीमा बेस्ट है, ठीक है। साथ में आप जितना फ्रेश जूसी फ्रूट्स दे सकते हो वो दो, जैसे पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये सब चीज़ें लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में एक जड़ी बूटी आती है, हर्ब्स आती है, स्पाइकनाट, जिसको आप जटामांसी बोलते हैं। जटामांसी में थोड़ा सा कपूर और साथ में सिनेमन, इनको मिक्स करो और उसको दे दो। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए प्राणायाम बता सकते हैं, जैसे भ्रामरी, हमिंग बी साउंड वाला मैंने बताया। साथ में आप उसको कूलिंग प्राणायाम बता सकते हो, शीतली शीतकारी, टंग रोल करके बाहर, इनहेल फ्रॉम टंग एंड एक्सहेल फ्रॉम नोज। ओके, ये कूलिंग प्राणायाम, उसके लिए क्विक रिलीफ आएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ये एक आपने एक्सरसाइज बताई थी कि सोने से पहले करेंगे तो अच्छी नींद आएगी, तो वो हमें बैठ के करनी है या फिर? बैठ के कर लो। तो आपने एक और चीज बताई थी कि हनी और गर्म पानी का जो मिक्सचर है वो अच्छा नहीं है। तो पर मैंने काफी लोगों से सुना भी है कि जब वो उन पतले होने के लिए जो चीजें ले रहे होते हैं, होम रेमेडीज, तो उसमें वो गर्म पानी में हनी मिलाकर भी लेते हैं, तो वो नहीं है सही, उनको नहीं लेना चाहिए। आप गर्म पानी करते टाइम हनी डाल रहे हैं, ये पॉइजनस है। लेकिन आप उसका ल्यूक वार्म वाटर लिया ना, नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर, उसमें आप हनी डाल के बाद में जैसे आपने उसको निकाल लिया बाहर, पानी को बॉइलिंग के टाइम पे नहीं लिया, साथ में उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर, नो हाई टेम्परेचर, उसके बाद अगर आप डालते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर हम ले सकते हैं। हाँ। मेरी मम्मी को बताऊं दूंगी फिर मैं, मुझे लगा कि मम्मी रोज बना के पी रही है तो वो ठीक नहीं है शायद। बाकी उसको हनी को गर्म चीज़ों के साथ अवॉइड करते हैं। तो अभी जैसा हम देख रहे हैं कि गेहूं की रोटी को लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है, तो आपका उस बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, गेहूं की रोटी जो है वो हाई लाइक कार्ब्स है, ठीक है, और उसमें ग्लूटेन भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत हार्मफुल है। डायबिटिक पेशेंट्स को आप गेहूं की रोटी बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं। आप जैसे एक और हाइप चल रहा है भी कि ना मल्टीग्रेन, मतलब एक बार में एक ही अनाज लेना चाहिए, ये पूरा मिथ है। क्योंकि देखो, पुराने टाइम से लोग बाग फिट भी थे और मल्टीग्रेन खाते भी थे, सारा एक 3 से 4 अनाज मिक्स करके वो खाना खाते थे। तो ये पूरा मिथ है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरा मिथ है ना। एक अनाज एक टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मल्टीग्रेन खाओ विच इज़ गुड, बट अगर आप वीट लेते हो डायबिटीज़ में तो ये बहुत हार्मफुल है, डायबिटीज़ को कॉज करेगा ही करेगा। तो अभी जैसे हमारी जो भी डेली रूटीन हमारा जो है, तो उसमें चाहे वो कोई जॉब कर रहा है या कोई घर पे रहता है, तो बहुत सारे लोगों में बैक पेन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके रिलीफ के लिए कोई टिप्स आप दें? बैक पेन के लिए आपको हनुमान दंड, ठीक है, हनुमान दंड अच्छा है, लेकिन उसको सीवियर है तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप स्लो से स्टार्ट करवाओ। साथ में एक कैट एंड काउ पोज, मार्जरी हिंदी में बोलते हैं,
कैट एंड काउ पोज करवाओ, भुजंगासन करवाओ, सेतु बंद करवाओ, ठीक है, ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस करवाओ, स्पाइनल ट्विस्टिंग बैठे बैठे भी करवा लो। अगर उसको बैक पेन है तो ओवर सिटिंग तो वो कर नहीं पाएगा ना, तो बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड उसको अवॉइड ही करनी है बैक पेन वालों को, क्योंकि बैक पेन से क्या है, स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम, उनको अवॉइड हम करवाते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। तो बैकवर्ड बेंडिंग आपको बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया, एक पाद पवन मुक्त आसन भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ऐड कीजिए, क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था एक्सीडेंट बाद कि मेरा ऑपरेशन है। ओके। और मैंने पर्सनली एक साल मैंने पूरा दिया, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे गई हूँ, मैंने सारी पैथीज यूज़ कर ली, सब कर लिया, एट द एंड मुझे मेरे वाले नहीं इफेक्ट दिया है। तो ऑपरेशन से बेस्ट था कि अब मैं मेरे एडवांस भी कर पाती हूँ आसनास, मैं सिखा भी रही हूँ, तो मुझे तो ये सारे एक्सरसाइजेस ने बहुत हेल्प किया। मैम जैसे कई लोगों को क्या मतलब कि नॉर्मली ये ह्यूमन नेचर ही है कि हम कोई भी नया काम करने जाते हैं, जैसे अगर हम किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हमारा कोई बड़ा इवेंट है या हमें किसी से बात भी करनी है, तो कई बार वो स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो उससे रिलीफ के लिए एक्यूप्रेशर के कोई ऐसे पॉइंट जिससे हमें जल्दी आराम पड़ जाए, एंग्जाइटी हमारी थोड़ी कम हो जाए? किसी को मोशन सिकनेस होता है, ठीक है, कहीं जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है, या हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कोई कुछ पूछने वाला है या कुछ कर दिया, मम्मी से डांट पड़ने वाली है, कुछ भी, तो स्ट्रेस हो रहा है, तो आप सबसे पहले हमारे ये बुद्धा ट्रायंगल वाले पॉइंट ही दबाइए। ये 3 पॉइंट्स तो स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक, मतलब एक पॉइंट तो ये वाला हमारा जो है, हाँ, जस्ट इसके नीचे PC6। ओके, एक ये, हाँ, और एक ये हो गया हमारे लिटिल फिंगर के नीचे, हर्ट 7, जस्ट नीचे, ये तो क्रीज के इधर ही आ गया, ठीक है। एक वापस क्रीज के नीचे ये आ गया लंग 9, और इन दोनों के नीचे है ये PC6, तो ये ट्रायंगल बन गया। ओके, तो इससे एंजाइटी कम हो सकती है। ये सब चीज़ों में है, आपका एंजाइटी हो, आपको स्ट्रेस हो रहा हो किसी चीज़ से, नर्वसनेस हो रही हो, मोशन सिकनेस हो रहा हो, मोशन सिकनेस से वॉमिट आ जाती है तो कंट्रोल हो जाएगा इससे? हाँ, वॉमिटिंग के लिए PC6 इसमें इन्वॉल्व है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी देखा हो तो कहीं जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा नर्वसनेस की वजह से, तो ये सब चीज़ों पे वर्क करेगा। हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, नर्वसनेस, मोशन सिकनेस। तो कितनी देर के लिए प्रेस करके रखना होता है? आप लगातार दबा के रखो, एटलीस्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। वैसे मतलब आपको दबाते दबाते आपको फील होने लग जाएगा कि अभी नॉर्मल है, कैसे भी आप लगातार दबाओ, या फिर ऐसे ब्रेक में टैप करके दबाओ, या फिर रोटेशन में दबाओ, कैसे भी दबाओ। ओके, तो अगर किसी की आई साइट वीक है, जैसे चश्मा लग गया है, तो ये चश्मा भी हट जाएगा क्या एक्यूप्रेशर से? हाँ, मेरा चश्मा मैंने हटा लिया विदिन 1 मंथ। ओके, तो उसकी एक्सरसाइजेस क्या क्या होती हैं? उसकी आई एक्सरसाइजेस भी होती हैं, और जैसे हमारी षटक्रिया होती हैं, आपने पंचकर्म सुना होगा, हमारे षटकर्म होते हैं, तो उसमें एक एक्टिविटी होती है त्राटक होता है कि यहाँ पे आपने पूरा अंधेरा कर दिया और आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने कैंडल रख दी, और उस कैंडल को कंटिन्यूसली आपको देखना है। आपको आंसू आ रहे हैं, आपको कुछ भी हो रहा है, पेन हो रहा है, फिर भी आपको कंटिन्यूसली देखना है। तो उससे क्या, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है आइज़ की, आपका फोकस बढ़ता है, ये स्पिरिचुअली भी वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप त्राटक के लिए पूरा सेटअप तैयार करो, आप घर पे आप बैठो अपने बेड के 25 सेंटीमीटर पे, या कहीं पे भी आप अपने गेट पे लगा लो, ब्लैक डॉट लगा लो एक, उसके 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बैठ जाओ, उसको कंटिन्यूसली देखो, लगातार देखो। एक आई एक्सरसाइज रोलिंग वाली होती है, लगातार ऐसे ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखो, अप एंड डाउन, क्रॉस बनाओ, इनफाइनाइट बनाओ, फिर 8 बनाओ, कुछ भी बनाते रहो डिज़ाइन, पर ये एक्सरसाइजेस आपको कंटिन्यूसली करनी है। साथ में आप जल नीति करो। जल नीति होती है, एक नॉस्ट्रल से पानी डालो, दूसरे नॉस्ट्रल से आउट। ओके, ये तो थोड़ा टफ है। नहीं, सुनने में टफ है, लेकिन आप जब करोगे तो आपको खुद को रिलीफ होगा, आपको रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में भी अच्छा लगेगा, आपको आईज के लिए भी, फेस पे भी ग्लो आता है। ओके, फिर तो ट्राई करना पड़ेगा घर जाकर। हाँ, और साथ में आई के पॉइंट्स, वही ये वाले पॉइंट्स दबा सकते हैं आप जी, ठीक है। और आई वॉश, मॉर्निंग में आई वॉश, आइस वाटर या फिर टैप वाटर, लेकिन कोल्ड हो, ल्यूकवार्म वाटर ना हो। हाँ, कोल्ड वाटर से आई वॉश करो। ये 2-3 चीज़ें करोगे, डेफिनेटली आपका चश्मा उतर जाएगा।
तो जो एक्यूप्रेशर है वो साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है या फिर सिर्फ ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, हम लोगों की उससे मान्यता जुड़ी हुई है या बहुत ज़्यादा बिलीव है इसी वजह से हम उसको देखिए, फॉलो कर रहे हैं? जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं ना, ये क्या होता है, हमारे मेरिडियंस है, जैसे मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ, लंग 9, स्प्लीन 6, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स के मेरिडियंस है जो अलग अलग वे पाथवेज पे है। अगर आप जैसे ही पॉइंट प्रेस करेंगे ना, प्रेशर डालेंगे, तो ये टच एंड प्रेशर क्या थ्योरी है, ये मैसेज जाता है सीधा हमारे नर्व ब्रेन पे, मैसेज एक फास्ट मूविंग मैसेज भेजती है, जिसकी वजह से जो हमारा टच और प्रेशर वाला मैसेज है ना, ये पेन के मैसेज को दबा देता है। ओके। तो हमें पेन ये हमें फील नहीं होता है, हमारा ये पूरा हमारे नर्व्स और मेरिडियंस से वर्क करता है। ची एनर्जी TCM चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फॉलो करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग हम सारे मेरिडियंस को, सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इसमें एनर्जी फ्लो होती है, तो हम जैसे ही इसको कोई ब्लॉकेज होता है उसको रिमूव करता है। तो एक्यूप्रेशर डेफिनेटली वर्क करती है। WHO भी मानती है कि नोजिया, डाइजेशन और बैक पेन, माइग्रेन, इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एक्यूप्रेशर। मैम एक हमारा छोटा सा रैपिड फायर का राउंड होता है तो वो कर लेते हैं। तो मैं कुछ आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके फटाफट से जवाब देना है बिना कुछ सोचे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस जो आपको दिमाग में आए उसी टाइम फटाफट वो बोलना है। बिल्कुल। ओके, तो आपने योगा ही क्यों चुना? देखिए, योगा एंड नेचुरोपैथी मैंने दोनों ही चुना है। योगा क्या है, देखो, योगा और नेचुरोपैथी, मुझे पर्सनली हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू नेचर, रूट कॉज। तो देखो, ये सेल्स पे वर्क कर रहा है, पूरा पूरा चीज़ों है ना। मुझे पर्सनली, मुझे ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, मुझे मेरी खुद की बॉडी को हील करना है अपनी नेचर की तरह से। तो हमें ये हमारा योगा और नेचुरोपैथी सिर्फ ड्रग्स और ये सब, देखो, फिजिकली और ये सब वर्क करेगा, लेकिन जो नेचुरोपैथी और योगा है सारे एस्पेक्ट पे वर्क करेगा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मेरे सोशल, सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। तो पर्सनली योगा एंड नेचुरोपैथी मैंने इसलिए चूज किया। तो आपके हिसाब से योगा क्या है, शॉर्ट में अगर आप बताएं तो? महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी एक सूत्र दिए है, अथ योगानुशासनम एंड योगश्चित्त वृत्ति निरोधम। मतलब दोनों का मतलब ये है कि यहाँ से योगा डिसिप्लिन है, योगा से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, एंड साथ में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मतलब हमारे मन की, मतलब चित्त और वृत्तियाँ, इन दोनों का निरोध हो रहा है इस योगा के थ्रू। तो हमारे मन का जितने भी फ्लक्चुएशन है हमारे माइंड के, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, मन शांत होगा, सब चीज़ें। मन शांत है तो मतलब अपना सारा काम ठीक है। अगर मन में ही फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे तो ना तो हम कुछ अपना वर्कआउट, अपने कुछ काम कर पाएंगे, हम जॉब पे ध्यान दे पाएंगे, हमारी फैमिली कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, तो योगा करने का क्या कोई सही टाइम भी होता है? देखो, वैसे स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाना खाएंगे, आप फास्ट फूड खाएंगे, फास्ट फूड छोड़ो, आप खाना भरपेट खा के आए हैं, उसके बाद क्या आप योगा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अवॉइड इट। तो खाना खाने के बाद नहीं करना है, वैसे हम सुबह या शाम हाँ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से इंडिकेशन है जब हमें योगा करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि अब तो योगा शुरू स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो ऐसे कौन से इंडिकेशन है जो हमारी बॉडी देती है उसके बाद हमें शुरू करना चाहिए? पहली बात तो आप बताइए कि आप इंडिकेशंस के लिए वेट करेंगे? नहीं करना चाहिए वैसे तो। हाँ, आप इंडिकेशंस का वेट ही नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। आप इंडिकेशंस का वेट करोगे, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को हीलिंग की तरफ लेके जाओगे, बेटर है आप पहले ही हेल्दी रहो। तो योगा अपनाने के बाद आपने ऐसा कौन सा बड़ा चमत्कार देखा? देखो, मेरे पास एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूंगी, बिल्कुल। क्या पता आपको अच्छी लगे। जी। ये ऋषिकेश में जब मैं थी, तो मैंने, आपने उस टाइप के बॉयज देखे हैं, लाइक मारा पीटी में मर्डर करके आए हों, उनके घर वालों ने उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेजा। 1 महीने का टाइम था हमारा, और उस 1 मंथ के अंदर मैंने विदिन 5 डेज उस इंसान के अंदर इतने चेंजेस देखे हैं। मतलब ना तो वो मंदिर, भगवानों में भरोसा, ना वो अपना मतलब खाना पीना खाया या तो कोई सर्व करेगा उनको लाके, लेकिन वो खुद नहीं जाएंगे, अपने बर्तन कोई और ही धोएगा उनके, वो अपने कुछ भी काम नहीं करना, मतलब ही सिटिंग, और वो सारे काम उनको वहीं पे आके कोई कर जाए, लाइक डॉन। ठीक है, लेकिन मैंने विद इन 5 डेज उसमें इतने चेंजेस देखे हैं कि वो अपने बर्तन खुद धो रहे हैं,
अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। अगर कोई उन्हें अब्यूज भी कर रहा है, क्योंकि लड़के लोगों में पंगे हो जाते हैं तो तुरंत ईगो पे बात आ गई तो वो पंगा वंगा स्टार्ट। राइट। अब्यूजिंग लैंग्वेज तो उनके ऐसी रहती है, लेकिन अगर कोई अब्यूज मजाक में भी कर रहा है तो उनके मुंह से अब्यूजिंग वर्ड बिल्कुल गायब। मतलब उस इंसान का 5 days में इतना बड़े चेंजेस। हाँ, मतलब वो बोलने से पहले वो स्टार्ट करते थे, उनकी लाइन स्टार्ट होती अब्यूजिंग वर्ड से थी, लेकिन उसके बाद उनमें इतना चेंजेस देखे कि अब अगर वो घर भी गए ना तो उनके मदर फादर तक ये बोलते कि कुछ झाड़ा वाड़ा था क्या वहाँ पे, ऐसा क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या चमत्कार है। उनके फ्रेंड्स इवन बोल रहे कि नहीं हमें भी जाना है, ऐसा क्या चमत्कार है वहाँ पे। लिटरली वहाँ पे हमें कुछ नहीं था, हमें 5 बजे से योगा स्टार्ट करवा देते थे और 7 बजे तक हमारा ऐसे कर्म हो गया, कुछ भक्ति हो गया, जैसे हमें सफाई वगैरह करवा दी, थोड़ा बहुत योगा की हमने बीच बीच में भक्त मतलब जैसे कीर्तन वगैरह कर लिए, मेडिटेशन कर लिया, कुछ योगा कर लिया, बीच में हम बाहर चले गए खाना पीना, हमारा पूरा रूटीन नॉर्मल था। बट स्टिल योगा का एंटर आते ही उन्होंने इतना चेंजेस, हम 5 बजे नहीं उठ पाते थे, हम कभी कभी बंक कर देते थे, लेकिन वो इंसान 5 बजे उठेगा तो उठेगा। रियली मैंने पहला चेंजेस देखा है जो अगर नेचर में चेंजेस देखे तो, वैसे हम योगा करवाएंगे, थेरेपेटिक योगा करवाएंगे लोगों के में चेंजेस तो वैसे ही आ जाएंगे, डिजीज वाइज काफी योगा होते हैं, बट स्पिरिचुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मतलब योगा से इतना बड़ा बहुत- चेंज भी आ बहुत- सकता है इंसान के बहुत अंदर, वो ज्यादा। भी इतने कम टाइम में। इवन वो लाइन छोड़ चुके हैं, वो मर्डर, वो पंगे वगैरह पूरी लाइन छोड़ चुके हैं उनका, जैसे ही मैंने देखा योगा चैनल इतना चेंजेस है। बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए। तो अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो ये मान लीजिए कि शायद यूनिवर्स का साइन है कि आपको भी योगा शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।